ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या लिया हमने यहाँ पे एक वेज है, ठीक है, ये फिक्स है, ठीक है। मैंने यहाँ पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा है क्वेश्चन में, डायग्राम से मैं बता देता हूँ। एक वेज है, फिक्स है। यदि लैंग्वेज होता तो ऐसा देते हैं कि 2 ब्लॉक A and B masses 2 kg and 5 kg respectively, okay, which is placed on a wedge of inclination given 37 degree and 53 degree। तो आपको क्या बोला, और ये जो पुली है ना, इस पुली का मास गिवन है, मास ऑफ द पुली इज 1 kg, इनर्शिया ऑफ द पुली 0.5 kg मीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द पुली इज गिवन 0.5 मीटर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अच्छा, आपको यहाँ फ्रिक्शन नहीं दिया, फ्रिक्शन देता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, यहाँ पे है 0.2, यहाँ पे म्यू है 0.2 और यहाँ पे म्यू है 0.1 और यहाँ का म्यू कितना है 0.1। ओके, तो यहाँ पे म्यू आपको कितना दिया है 0.1 गिवन है और यहाँ का म्यू कितना है 0.2 और 0.1। ओके, तो आपको क्या बताना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखो, किसी एक डायरेक्शन में आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मूव करना है कि किधर मूव कर रहा है ये ब्लॉक। या तो 2 kg इधर आएगा या तो 2 kg इस डायरेक्शन में आएगा। यदि 2 kg इस डायरेक्शन में आए तो 5 kg को ऊपर जाना होगा, और यदि 5 kg इस डायरेक्शन में आए तो 2 kg को ऊपर जाना पड़ेगा, यही होगा। तो आपको ये डायरेक्शन मैंने एज्यूम करना पहले ही सिखा रखा है, तो यदि आप लॉजिकली सब कुछ यहाँ करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। वैसे भी देखो, मास ज्यादा है इसका, इंक्लिनेशन इधर ज्यादा है और इधर फ्रिक्शन भी कम है, तो ये ज्यादा समझ में आ रहा है मुझे कि किधर एज्यूम करना चाहिए मुझे एक्सेलरेशन। मान लो इसका एक्सेलरेशन इधर है, कितना a, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर कितना होगा a होगा। कांस्टेंट रिलेशन से जितना एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उतनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। ओके, तो ये कितना आ गया यहाँ पे। अब देखो, अब इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे मुझे, तो यहाँ पे मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ, उसमें सभी को मैं 1 by 1 दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे आपको अगेन FBD आना चाहिए एंड अगेन आपको कुछ वैल्यूज आनी चाहिए एंगल्स वगैरह की। मान लो ये कितना है 53 डिग्री, ये कितना है 37 डिग्री, यहाँ पे कितना था बोलो 2 kg, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 kg का, इधर कितना आएगा बोलो 20 आएगा। अब ये 37, अब इसका एक कंपोनेंट किधर आएगा, इधर आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा, इधर आएगा। ओके, इधर कितना आएगा 20 का एक कंपोनेंट, इधर कितना आएगा ये 37, तो ये कितना देखो ये 37, तो ये कितना 53, तो ये कितना आएगा 37, तो ये कितना आ गया 37, तो ये कितना आएगा 20 cos 37, और इधर कितना आएगा 20 sin 37। गेटिंग माय पॉइंट। और आपने क्या बोला, ये किधर जाएगा, मूव करेगा, मूव ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन इधर, तो फ्रिक्शन इधर किधर लगेगा, नीचे लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे F1 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कितना लिया हमने, यहाँ पे 5 kg, और देखो टेंशन किधर लगेगा, इसमें ऊपर लगेगा। अब देखो यहाँ पे दोनों साइड पे टेंशन अलग अलग आएगा। लॉजिकली सोचो क्यों आएगा टेंशन अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे दिया गया है कि फ्रिक्शन बिटवीन, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन, देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन पुली एंड रोप। ठीक है, फ्रिक्शन है, पुली एंड रोप के बीच में फ्रिक्शन है, और ये प्योरली रोल करेगा। तो जैसे रोल करेगा, यदि फ्रिक्शन आ जाए इन बिटवीन पुली एंड रोप, या फिर बेल्ट है पुली, बेल्ट और पुली या फिर पुली एंड रोप के बीच में यदि फ्रिक्शन आ जाए, तो इस पुली के दोनों साइड पे टेंशन क्या हो जाता है, डिफरेंट। गेटिंग माय पॉइंट। यदि लॉजिकली सोच, यदि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, ये स्मूथ होता है, तो दोनों साइड पे टेंशन की वैल्यू सेम होती TNT, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया इसलिए दोनों साइड पे क्या हो जाएगा, टेंशन का वैल्यू डिफरेंट। इधर क्या आ जाएगा T2 मान लो, और इधर क्या मान लो T1, तो इधर क्या लगेगा T1, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना था 5 kg, तो इसका वेट कितना लगेगा इधर 50। अब इसके दो कंपोनेंट, इधर कितना आएगा, अब लॉजिकली सोच, अभी भी हमने बताया हॉरिजॉन्टल में क्या था साइन का कंपोनेंट, तो इधर कितना आ जाएगा 50 sin 53, और इधर क्या आ जाएगा 50 cos 53, और इधर नॉर्मल आ जाएगा, मान लो ये नॉर्मल N1 और इसको मान लो N2। अब लॉजिकली सोचो, ये वाला ब्लॉक यहां से किधर जा रहा था,
ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगा, F1 नीचे लगा। ये ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन, इधर जा रहा है एक्सेलरेशन, तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। यहाँ पे फ्रिक्शन F2 किधर लगेगा, पीछे की तरफ। तो अब सभी की वैल्यूज निकाल लो। ओके, अब देखो N1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, देखो बस कुछ नहीं है, अब कैलकुलेशन है बस फटाफट। N1 की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, यहाँ से N1 कितना आ गया, 20 cos 37, 20 cos 37। ओके, ये कितना आ जाएगा, cos 37 कितना आता है, 4/5, तो इंटू 4/5, तो ये कितना आ गया, 16। ओके, 16 न्यूटन, ये वैल्यू आ गई N1 की वैल्यू। अब यदि मुझे यहाँ पे F1 लिखना है, F1 की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 की लिमिटिंग या फिर काइनेटिक वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इंटू, यहाँ पे मान लो म्यू कितना है यहाँ का, म्यू1 इंटू N1। म्यू1 की वैल्यू कितनी है, ये मान लो म्यू1 है और ये क्या है, म्यू2 है, तो म्यू1 की वैल्यू कितनी, 0.2, तो 0.2 इंटू N1, तो ये कितना आ गया, 16 इंटू 2 कितना आ गया, 3.2, ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है, N2 की वैल्यू निकालनी, N2 कितना आ जाएगा, N2 यहाँ से फटाफट लिखो, 50 cos 53 कितना आ जाता है, 50 इंटू cos 53 कितना आ जाएगा, 3/5, तो ये कितना आ गया, 30। तो यहाँ से F2 की वैल्यू आ जाएगी क्या, μ2 इंटू N2। μ2 कितना है, 0.1 इंटू ये कितना आ गया, 30, ये कितना आ गया, 3, ये 3, ये देखो ध्यान रखो, ये सही वैल्यू। N1 16, F1 कितना 33.2, N2 कितना 30 और ये कितना 3। तो अब ये देखो 50 sin 37, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखो इधर कितना आ जाएगा, sin 53 कितना होता है, 4/5, तो 50 इंटू 4/5, तो ये कितना आ गया 40, ये कितना आ गया 40, इधर कितना लग रहा है 40, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं 40, और इधर कितना लग जाएगा आप कैलकुलेट कर लेना, इधर कितना आया था 16, इधर कितना आ जाएगा 12। sin 37 कितना होता है 3/5, तो कितना आ गया 4 इंटू 3 12, तो इधर कितना लग रहा है 12 न्यूटन लग रहा है। ओके, और अब चलो, अब मुझे क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन देखो कैसे लिखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि मुझे जरूरत है जगह की। अब देखो यहाँ पे अब कुछ भी नहीं रह गया, अब ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो गया है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। चलो शुरू करते हैं। अब लॉजिकली समझो, देखो ये क्या होगा, ये एक्सेलरेशन इधर, अब समझ इधर ध्यान से, यहाँ अलग अलग फ्रिक्शन है, तुम इसके लिए एक ट्रांसलेशनल लिखोगे, इसके लिए एक ट्रांसलेशनल लिखोगे, लेकिन इसके लिए एक रोटेशनल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 इक्वेशन आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ के लिए देखो ये मान लो किससे रोटेट करेगा, अल्फा से, किससे रोटेट करेगा, अल्फा से रोटेट करेगा, ये अल्फा से रोटेट करेगा ऐसे। तो ये जो होगा इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसका इस पुली का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, ए के लिए। ये पूरा मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर में समझा रखा है बहुत डिटेल में। तो ये क्या आ जाएगा, ए टेंजेंशियल इक्वल टू आर अल्फा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए टेंजेंशियल की वैल्यू क्या है, जो ए टेंजेंशियल होगा जिस रेट से ये ए टेंजेंशियल ये नीचे आएगा, क्या उसी रेट से ये नीचे आएगा, तो ये ए टेंजेंशियल और ए की वैल्यू क्या आएगी, सेम। ए टेंजेंशियल की जगह क्या लिख देता हूं मैं, ए दैट इज इक्वल टू आर अल्फा। आर की वैल्यू कितनी है, मैंने मिटा दिया है ना, आर की वैल्यू कितनी, एक मिनट मुझे क्वेश्चन लेना होगा। आर की वैल्यू हमने लिया है कितना, 0.5, तो 0.5 इंटू अल्फा। ओके, तो यहां से क्या गया 1/2, तो यहां से क्या आ गया, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 2a, अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 2a, क्योंकि ये आ गया 1/2, तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 2a, अल्फा इक्वल टू आ गया आपका 2a। बाकी अब आपको क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे कितना केजी का था, ये 2 kg का था और ये कितना था 5 kg का। तो अब यहाँ पे आप 2 kg के लिए लिखिए पहले इक्वेशन। 2 kg के लिए कौन सा लिखेंगे, ट्रांसलेशनल का इक्वेशन। तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन क्या होगा, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेटिंग वाला फोर्स कौन है इसका, T1। देखो T1 कौन कर रहा है, T1 एक्सीलरेट कर रहा है इसको, और रोकने वाला कौन कौन है, इसका एक वेट का एक कंपोनेंट 12 न्यूटन का, दूसरा F1। तो क्या आ जाएगा T1, मैं पूरा ही लिख देता हूं, T1 माइनस ये देखो 20 sin 37 कितना 12, T1 माइनस 12
और ये माइनस F1, F1 की वैल्यू कितनी आई है 3.2, तो माइनस 3.2 दैट इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2, एक्सेलरेशन कितना है दैट इज इक्वल टू 2a। ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन पता नहीं मैं कितना लिख ले सिखा चुका हूं आपको, ये आपको फास्ट आना चाहिए। तो 5 kg के लिए यदि लिखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहां से 5 kg के लिए ये एक्सेलरेटिंग फोर्स कौन है, ये 40 न्यूटन, ये एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो 40 माइनस पीछे कौन लगेगा, पीछे कौन लग रहा है F2, और देखो यहां पे T2 भी किधर लगेगा, ऊपर ही लगेगा, इसका T2 भी ऊपर ही लगेगा। तो F2 एक्सेलरेट कर रहा है, T2 रोक रहा है और F2 भी रोक रहा है। F2 की वैल्यू कितनी है माइनस F2, F2 कितना है, F2 है यहाँ पे 3 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन कितना 5 है। ये क्या आ गया इक्वेशन 2 आ गया, इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन थर्ड लिखेंगे किसके लिए, पुली के लिए, पुली के लिए किसका लिखेंगे, रोटेशनल का। रोटेशनल का इक्वेशन क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और ये दोनों इक्वेशन क्या लिखा है हमने, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये लिखा है हमने। अब नेट टॉर्क पुली का लिखो, देखो पुली ऐसे घूम रहा है तो T2 का टॉर्क पॉजिटिव टॉर्क लेंगे और T1 का नेगेटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जिस डायरेक्शन में, अच्छा T2 का टॉर्क किधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे ही घुमाएगा इसको, T2 का टॉर्क इधर घुमाएगा, तो T2 का टॉर्क कैसा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं, तो T2 का टॉर्क पॉजिटिव है। क्या कर देंगे हम लोग, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो क्या कर देंगे T2 इंटू रेडियस r माइनस T1 इंटू रेडियस r दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। इनर्शिया कितना है इसका, इनर्शिया इसका कितना है बच्चों, इनर्शिया है इसका 0.5, तो जी इनर्शिया इसका 0.5 इंटू अल्फा कितना, अल्फा कितना ऐड करेंगे बाद। अब देखो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू कितनी है 0.5, तो T2 इंटू 0.5 माइनस T1 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां से बोलो ध्यान से 0.5, और अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 2a, अल्फा की जगह कितना आ जाएगा 2a। अब लॉजिकली सोच, यहां से ये कैंसिल हो गया, पूरा खत्म हो गया, तो क्या बचा T2 माइनस T1 इक्वल टू 2a। अब आपके पास तीन इक्वेशन 1 2 3, और आपके पास तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, T1 T2 एंड a। अब यहां से T1 की वैल्यू रखिए और यहां से T2 की वैल्यू रखिए, तो T2 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, T2 को उधर रख दो तो कितना आ गया 40 माइनस 3, 40 माइनस 3, और इधर क्या आएगा माइनस 5 है, 40 माइनस 3 माइनस 5 है दैट इज T2 माइनस T1 की वैल्यू रखता हूँ, T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबको उधर पटक दो तो क्या आ जाएगा 12 प्लस 3.2 प्लस 2a दैट इज इक्वल टू 2a। ध्यान से देखो, तो ये कितना आ गया 40 माइनस 3 कितना आ गया 37, ओके, माइनस 5 है, ये कितना आ गया माइनस 15.2 माइनस 2a इक्वल टू 2a। अब ये माइनस 5 है और माइनस 2 है, कितना आ गया माइनस 7 है, उधर जाके क्या हो जाएगा 9 है, और 37 माइनस 15.2 यहां से क्या रह जाएगा 37 माइनस 15.2 दैट इज इक्वल टू, उधर जाके क्या आ गया 9a, ये 7a है ना, 5a और 2a, 7 है उधर जाके 9, यहाँ से a की वैल्यू आ गई, ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 0.8, ये कितना रह गया पॉइंट, ये यहाँ से 15 हटाना है अपने को, या 7 या 5 1, और ये कितना 2, तो 21.8/9 ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया a आया। देखो इसी क्वेश्चन को मैं चाहता, तो अब देखो यहां तक आ गया आपको, अब इसी क्वेश्चन को चाहता तो मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता था, इसी में पूछा जा सकता था कि भाई T1 क्या होगा, ठीक है T2 क्या होगा, निकाल सकते नहीं निकाल सकते। अब a की वैल्यू आप रखो इक्वेशन में, यहाँ पे T1 आ जाएगा, फिर a की वैल्यू यहाँ पे रखो तो आपको क्या मिलेगा T2 मिलेगा। अब यदि आपको अल्फा चाहिए तो अल्फा क्या है 2a है, यहाँ से अल्फा भी निकाल सकते हो आप, 2 इंटू अल्फा किया 21.8 डिवाइडेड बाय 9, इस तरह से आप ये सभी निकाल सकते हैं।
तो ये 3 क्वेश्चन मैंने थोड़े से अच्छे लेवल के लिए थे, इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़े थे। देखो आप यहाँ से ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों का इक्वेशन लिखना पड़ रहा है मुझे। फ्रिक्शन में भी अच्छा कॉन्सेप्ट था, यहाँ भी था। इस तरह का हमने काफी सारा एग्जांपल्स और क्वेश्चंस, इसको बिल्कुल बेसिक और जीरो से हमने आपको पढ़ा रखा ऑलरेडी लेक्चर्स में, तो वहां पे आपको ये समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों ने इनका कॉन्सेप्ट पता होगा तो उनको ये इक्वेशन बनाने में कोई भी टाइम नहीं लगा होगा, फटाफट ये इक्वेशन बन गया होगा उनसे। या फ्रिक्शन में भी जो मैं कर रहा था वो फटाफट हो रहा होगा, या फिर मैं नॉर्मल रिएक्शन या फिर नेट रिएक्शन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जितना भी कर रहा था वो आपसे बहुत फास्टली हो रहा होगा जिन लोगों ने उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो माय डियर, आपको करना है क्या, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है और इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसको फटाफट पॉज करके नोट करो और फिर आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ। ओके माय डियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है मैं लेता हूँ, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा आसान क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ा बेसिक, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए टफ जा रहा होगा तो फिर परेशान हो जाएंगे आप। देखिए थोड़ा आसान क्वेश्चन लेता हूँ। ये एंगल मान लो कितना है, थीटा। ओके, अब यहाँ पे एक ब्लॉक लिया। जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको फटाफट सॉल्व करके बताता हूँ। ये मास है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना लिया, म्यू, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फोर्स क्या लगाया हमने, पी। फाइंड द, क्या पूछा, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ P such that system remains in equilibrium। ठीक है, आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ P पूछा है और आपको ये एंगल थीटा जो दिया हुआ है ना, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। थीटा इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये एक ऐसा एंगल होता है जिस एंगल पे कोई भी ब्लॉक स्लाइड करने के लिए स्टार्ट हो जाए। एंगल ऑफ रिपोज क्या था वो समझा देता हूं मैं आपको। मान के चलो ये एंगल थीटा और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू, और ये मास है। मैं कोई भी फोर्स ना लगाऊं, यदि कुछ भी, यदि मैंने सीधा एक मास यहाँ पे लाके रखा, एट दिस एंगल इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन अपने आप ऑटोमेटिकली। तो वो मिनिमम एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज, जिस एंगल पे ये ऑटोमेटिक स्लाइड करना चालू हो जाए। यदि मैं बिल्कुल ऐसे रखूंगा तो स्लाइड नहीं करेगा। अब इस प्लेन को मैं भी ऐसे करता जाऊं, जिस एंगल पे ये स्लाइड करने को स्टार्ट होगा एट दैट एंगल इट इज ए एंगल ऑफ रिपोज फ्रिक्शन का। तो चलिए, तो ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, इसका मतलब यदि इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे छोड़ दूं तो ये अपने आप स्लाइड करने लगेगा। अब इसको रोकने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या किया गया, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया गया है। ठीक है, चाहता तो मैं इधर एक पुली लगा के एक मास हैंग कर सकता था, या फिर पुली लगा के यहाँ पे कोई किसी आदमी को पकड़ा देता कि भाई कितना फोर्स लगाओगे, इसे रोकना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब लॉजिकली सोच या ध्यान से, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया मैंने पी, तो अब इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे कंपोनेंट लेना पड़ेगा फटाफट। चलो लेता हूं, इसका क्या लगेगा, नीचे mg लगेगा, mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज mg cos थीटा। इधर कितना आ जाएगा, mg sin थीटा आएगा। ओके, अब ये नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा, n। अब अपने को ये बताना है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर आएगा। ये p तो फोर्स सीधा सीधा आ जाएगा, p ऐसे लग जाएगा, सीधा लगेगा, p का डायरेक्शन ये है लगने का, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स p है, mg sin थीटा, mg cos थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन n। अब ये बता दो आप लॉजिकली कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा। मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम। हमेशा फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेक करने के लिए क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेक करना है तो मिनिमम यदि वैल्यू पूछा है उस मिनिमम से भी कम लगा दो, उस मिनिमम से भी कम लगा दो। इस मिनिमम से भी यदि आपने कम लगाया तो क्या होगा, लॉजिकली सोच, जैसे ही आपने इससे कम लगाया तो किधर स्लाइड कर जाएगा, नीचे। अरे मैं इसको रोक के रखा है ना, मैंने ऐसे बस ऐसे रोक के रखना है मुझे। यदि मैंने उस मिनिमम से भी कम लगाया ये किधर स्लाइड होगा, नीचे। लॉजिकली सोचो, होगा ही नहीं होगा। इसका मतलब टेंडेंसी किधर है जाने की, नीचे जाने की। मिनिमम से भी कम लगाऊंगा मैं तो देखूंगा टेंडेंसी किधर है जाने की, किधर है, नीचे जाने की टेंडेंसी है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन आएगा ऊपर की तरफ, बात खत्म। और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, म्यू एन, और एन की वैल्यू कितनी आएगी, mg cos थीटा। तो ये क्या आ गया, म्यू mg cos थीटा। गेटिंग माय पॉइंट, लॉजिकली सोच।
ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से बन रहा है ना, ये देख, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल थीटा। अब ये यहाँ पे देख फटाफट, यहाँ पे इधर लगा P और ये एंगल ऐसे, इधर क्या लग रहा है, ये एंगल कितना थीटा, तो इधर कितना लगेगा P cos थीटा, ठीक है। और इधर कितना लगा है, इधर mg sin थीटा, mg sin थीटा। फ्रिक्शन किधर लगा, ऊपर, ऊपर लगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किधर लगा, फ्रिक्शन कितना आया म्यू mg cos थीटा आया। अब देख along the inclined plane, along inclined plane, along inclined plane, along inclined plane क्या होगा, इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स क्या कर दो जीरो, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन है। ओके, तो क्या आ जाएगा P cos थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू कितना आएगा mg sin थीटा। यहां से P की वैल्यू आ गई mg cos थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। हाँ mg sin थीटा, सॉरी भाई, mg sin थीटा, अदरवाइज तो cos थीटा कैंसिल हो जाता। ये चेक कर लो, आपको P की वैल्यू ये आ जाएगी, ये P मिनिमम आया, ये क्या आया P मिनिमम आया, mg sin थीटा प्लस म्यू mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये आपको वैल्यू आ गया मिनिमम वैल्यू ऑफ P। ये यहां तक आ गया। अब देखो इसी क्वेश्चंस को माय डियर ऐसा कर सकता था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम की जगह क्या कर देते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ये क्वेश्चन चेंज हो जाता, ठीक है। फिर क्या होता, मैक्सिमम के लिए अब डायरेक्शन देखो क्या देखेंगे, मैक्सिमम का मतलब है मैक्सिमम से भी थोड़ा सा ज्यादा लगाओ, मैक्सिमम में क्या करो मैक्सिमम से भी थोड़ा ज्यादा लगाओ। यदि मैक्सिमम से आपने थोड़ा सा ज्यादा लगाया तो ये ब्लॉक किधर जाएगा ऊपर की तरफ, और फ्रिक्शन किधर लगेगा नीचे की तरफ, फ्रिक्शन किधर लगेगा तब नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, लिमिटिंग बोलो या काइनेटिक, फ्रिक्शन ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। फ्रिक्शन डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की मोशन की टेंडेंसी किधर है। तो फ्रिक्शन इधर क्या कितना लगा म्यू mg cos थीटा। अब ये along the inclined plane ये सब कुछ चेंज हो जाएगा और आंसर भी चेंज हो जाएगा। कैसे देखता हूं, मैक्सिमम है मैक्सिमम से थोड़ा ज्यादा लगाओ, मिनिमम होगा मिनिमम से थोड़ा कम लगाओ, मैक्सिमम में मैक्सिमम से थोड़ा सा ज्यादा लगा दो। यदि मैं मैक्सिमम से थोड़ा ज्यादा लगा दूं, इसको इस तरह से धक्का लगाऊं तो ये किधर जाएगा, ज्यादा पुश कर दूंगा जोर से तो ये ऊपर की तरफ चल जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, तो फ्रिक्शन किधर रहेगा नीचे की तरफ। गेटिंग माय पॉइंट। अब फटाफट देखो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ये दोनों फोर्स म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा p cos थीटा। यहां से p की वैल्यू आ जाएगी म्यू mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा cos थीटा। वहां पे म्यू mg sin थीटा यहाँ पे प्लस में आया है, वहां पे क्या आया था माइनस में आया था। ये p की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। गेटिंग माय पॉइंट। फटाफट नोट करते चलो। अब देखो इसमें और भी क्वेश्चंस मैं बना सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको फटाफट नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर यदि आगे पीछे भेजो तो अपने हिसाब से डाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसी इंक्लाइन प्लेन पे से देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ कुछ वैल्यू लेते हैं, अब कुछ वैल्यू लेते हैं। ये 4 kg का ब्लॉक, या फिर ऐसे करो ना, ये 10 kg का ब्लॉक लेते हैं, 10 या 5 लेते हैं, 50 मजा आएगा। 50 kg का ब्लॉक और यहाँ पे म्यू की याद कितना ले लेते हैं 0.4। ओके, और इसको क्या किया हमने यहां से इस तरह से एक मास को हैंग कर दिया। ओके, देखो मास की जगह चाहता तो मैं क्या कर सकता था, ये लिया हमने एंगल 53 डिग्री। मास की जगह मैं चाहता तो फोर्स भी लगा सकता था। तो अब इसका एक मैंने क्या बोला, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m such that system remains
इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो सारी चीजें उसी तरह चलेंगी, बट यहां पे थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया है। फटाफट सॉल्व करते हैं। मिनिमम है, ध्यान से देखो, पहले तो सारे फोर्स दिखा दो, किधर लगेगा ये mg, इक्विलिब्रियम में रखना है, रेस्ट में, ध्यान से देखो mg नीचे लगेगा। अब ये देखो फटाफट करते हैं, ये आएगा किधर, इधर 50, ओके, नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा, ओके, 50 का दो कंपोनेंट, 50 का दो कंपोनेंट, ये 53, तो ये भी कितना आएगा 53, ये इधर कितना आ जाएगा 30, और इधर ये कितना आ जाएगा 40, ओके, ये 50 का दो कंपोनेंट 30 एंड 40। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया यहाँ से, नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया यहाँ से 30, ओके, और ये कैसे लाया मैंने, ये 50 कहाँ से आया, ये 5 kg था, 5 kg था, तो इधर क्या ले लिया मैंने 50, ये 5 रखना, 50 मत करना, 50 kg, ये 5 kg है, यहाँ g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, g कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेना है, तभी ये आएगा, ये 50 है, इधर क्या आएगा 50 cos, इधर क्या आएगा 50 cos 53, cos 53 कितना होता है 3/5, ये 30 हो जाएगा, इधर कितना आएगा 50 sin 53, ये कितना होगा 4/5, ये 40 हो जाएगा। आपको ये फटाफट 37 और 53 का वैल्यू पता होना चाहिए, आपको फटाफट नोट करने आना चाहिए। ये 30 आया, 40 आया, आगे बढ़ते हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू एन, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, और एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ से नॉर्मल एन की वैल्यू कितनी है 3, ये 30, एन की वैल्यू कितनी है 30, ये कितना आ गया 30, ये कितना आ गया 12 न्यूटन, ओके, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आया 12 न्यूटन। अब देखो, अब तो मुझे बस डायरेक्शन देखना है, मिनिमम मास, यदि देखो ये मिनिमम मास यदि मिनिमम से भी छोटा रख दूं, मिनिमम मास को यदि मैं मिनिमम से भी छोटा रख दूं तो क्या होगा, लॉजिकली सोचो क्या होगा, यदि उस मिनिमम से भी मैं छोटा रख दूं तो क्या होगा, ये ब्लॉक इधर गिर जाएगा, यहाँ बहुत छोटा मास रखना था, उससे भी छोटा रख दूं तो ये इधर स्लाइड कर जाएगा ना, छोटे से भी छोटा रख दूं, छोटे से भी छोटा रख दूं, ये किधर स्लाइड करेगा, इस नीचे की डायरेक्शन में स्लाइड करेगा। तो माय डियर अब बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ में। अब एफबीडी देखो, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो दोनों साइड टेंशन क्या होगा सेम, यहाँ टी, यहाँ भी टी, पूरे में टी आएगा, और यहाँ टी इक्वल टू क्या होगा mg। इसका मतलब आपने यदि टी का वैल्यू निकाल लिया तो mg से इक्वेट कर लेना, तो यहाँ पे लिखो, अब इक्विलिब्रियम लिखो, अलोंग द इंक्लाइंड, अलोंग द इंक्लाइंड। देखो मैं हर एक में वही कर रहा हूँ, एफबीडी कर रहा हूँ, इक्वेशन लिख रहा हूँ फटाफट, कुछ भी नहीं है, आसान है, अरे आसान है। देखो ऊपर कितना लग रहा है टी एंड फ्रिक्शन, ऊपर लग रहा है टी एंड फ्रिक्शन, और दैट इज इक्वल टू 40, दैट इज इक्वल टू 40, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 12, तो टी प्लस 12 इक्वल टू 40, तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई, तो 40 माइनस 12, तो ये कितना आ गया 28, ये 28 न्यूटन आ गया। तो ये टी की वैल्यू कितनी आई, टी मिनिमम, ये कितना आया टी मिनिमम कितना आ गया 28 न्यूटन। अब इस टी को किससे इक्वेट कर देंगे हम लोग, mg से। यदि मैं इस टी को टी इक्वल टू क्या कर दूं mg, तो यहां से क्या आ जाएगा 28 इक्वल टू m इंटू 10, यहां से m मिनिमम कितना आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा 2.8 kg। अब लॉजिकली सोच, यहां मास नहीं देके फोर्स दे देता, यदि मास नहीं देके फोर्स दे देता तो क्या होता, जो यहाँ टी की वैल्यू आई है ना मिनिमम 28 न्यूटन, उस मिनिमम फोर्स की वैल्यू 28 हो जाती। ओके, अब देखो इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट बना सकते हैं हम लोग, मिनिमम की जगह क्या कर दें यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास के लिए क्या करोगे, अगेन मैक्सिमम से भी ज्यादा लगाओगे, मैक्सिमम से भी ज्यादा लगाओगे, मैक्सिमम से भी ज्यादा लगा दिया, नीचे खींच लिया बहुत जोर से, तो ये चलेगा ऊपर और फ्रिक्शन लगेगा नीचे। क्या फ्रिक्शन ने डायरेक्शन फिर से चेंज किया, लॉजिकली समझ, फ्रिक्शन ने डायरेक्शन चेंज किया या नहीं चेंज किया। मैं इस तरह के क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट मुझसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछते रहते हैं और उसको इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें
होती रहती है। तो टी मिनिमम मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, टी मिनिमम इधर लिख लेते हैं हम लोग। टी मिनिमम कितना आया है, आया था 28, ठीक है। तो वहां पे कितना आया था मास, मास मिनिमम कितना आया था 2.8 kg, इसके अकॉर्डिंग आया था ना। अब देख along the inclined क्या आ जाएगा 40 प्लस एफ दैट इज इक्वल टू कितना टी। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे तो ऐड हो रहा है ना, 40 प्लस एफ की वैल्यू कितनी आई है, फ्रिक्शन 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 कितना 12, ये कितना आ गया 52। तो टी मैक्स कितना आ गया, टी मैक्स आ गया कितना 52 न्यूटन आया। अब यहां से इसको इक्वेट कर लो किससे, mg से। तो यहां से मास कितना आ जाएगा 52/10 कितना आ जाएगा 5.2 kg। तो ये क्या आ गया मैक्सिमम। तो मास की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 5.2 और मिनिमम कितनी हो सकती है 2.8। क्या आपको रेंज पूछा जा सकता है, बोलो रेंज ऑफ, देखो ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, हर एक क्वेश्चन को मल्टीपल बनाया जा सकता है क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा इन्वॉल्व है, तो बनाया जा सकता है। रेंज ऑफ मास कहां से कहा आ गया, m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 2.8 kg एंड लेस देन इक्वल टू कितना 5.2 kg। तो इस बीच में यदि मास रहा 2.8 से लेके 5.2 में, तो ये स्लाइड नहीं करेगा, बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा और इसको एडजस्ट कर देगा और इक्विलिब्रियम में रखेगा सिस्टम को, ये बात ध्यान रखें माय डियर। ओके सो नाउ माय डियर, यदि आपको यहाँ पे क्या कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे देखो आगे मैं समझाता हूँ इसी क्वेश्चन को, एनालिसिस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। यदि मैं यहाँ पे क्या करता, लॉजिकली सोच, यहाँ पे एक किसी बालक को खड़ा कर देता, मतलब बॉय को, बालक बोल दो या फिर कोई भी बोल दो या बालिका बोल दो या सुंदर कन्या। तो यहां से ये मान लो ये सुंदर कन्या है, मतलब गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर कन्या। तो यहां पे बोला गया कि फाइंड द मिनिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय सुंदर कन्या सच दैट दिस ब्लॉक शुड बी इन रेस्ट। तो कुछ नहीं है, यहां आंसर मैं लिखता हूं फटाफट आंसर, एफ मिनिमम कितना लगाना पड़ेगा, देखो जितना ये नीचे फोर्स लगाएगी उतना ही टेंशन इसमें डेवलप होगा, हमेशा ध्यान रखना, जितना ये फोर्स से खींचेगी इसको रस्सी को उतना ही टेंशन यहाँ डेवलप होगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखना आप, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, चाहे मंकी वाले प्रॉब्लम्स हो या ये वाले। तो एफ मिनिमम कितना आ जाएगा टी मिनिमम के बराबर, और टी मिनिमम की वैल्यू कितनी आई है 28 न्यूटन, तो ये आया 28 न्यूटन। यदि मैक्सिमम की बात करें तो एफ मैक्सिमम कितना लगाएगी, ये कितना आएगी टी मैक्स के बराबर, और ये कितना आएगा, कितना आ जाएगा, कितना है यहाँ पे 52 न्यूटन आ गया। तो मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स आ गया। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, मान लो इसका इनका मतलब इस सुंदर कन्या का मान लो वजन कितना दिया हमने, मान लो 60 kg। हम तो सुंदर है ना इसलिए थोड़ा स्लिम ट्री में 60 लेते या 50 ले लें, 50 kg। कितने की है ये सुंदर कन्या 50 kg की। अब यदि आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो गर्ल है ना, इस गर्ल का, इस लड़की का, बालिका का मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन। ये क्लाइंब करना चाहती है ऊपर, क्या करना चाहती है, क्लाइंब करना चाहती है, लॉजिकली सोच, जैसे ही, या फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी बोल ले। तो देखो मैक्सिमम फोर्स कितना जनरेट किया जा सकता है, लॉजिकली सोच, कितना 52। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना पॉसिबल है वो निकालते हैं, मिटाओ इसको। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन ऑफ सुंदर कन्या क्या आएगा। अब इस गर्ल का आप क्या बनाओ, एफबीडी बनाओ, देखो अब क्या होगा, इसका वजन किधर लगेगा, नीचे, कितना, सोचो सोचो सोचो, कितना है 50 kg, ये कितना आ गया 500 न्यूटन, ठीक है। अब ये कितना लगाएगी ऊपर, ऊपर बोलो कितना लगाएगी, एफ मैक्स कितना है, एफ मैक्स कितना आया है 52, ये जा ही नहीं सकती ऊपर,
इसका वजन कितना है 500 न्यूटन और एफ मैक्स कितना है 52, तो नहीं जाएगी ऊपर। ओके, यदि इसका और नॉर्मल देखो जैसे ही ऊपर जाएगी तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे ऊपर चढ़ेगी तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। लॉजिकली सोच, ये ऊपर नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि ये कितना डेवलप कर रही है स्ट्रिंग में फोर्स 52 न्यूटन। इसको ऊपर जाने के लिए कम से कम 500 न्यूटन से ज्यादा फोर्स डेवलप करना था अपने आप को ऊपर चढ़ाने के लिए, समझ रहा है? ये नहीं जा सकता। लॉजिकली सोच, जा ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे आप ऊपर एक्सेलरेशन मानोगे तो एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना है 52 और रोकने वाला फोर्स नीचे इसका वेट कितना लग रहा है 500 न्यूटन। ऊपर लगा 52, नीचे लगा 500, कहां से चढ़ पाएगी? चढ़ ही नहीं पाएगी, पर नहीं जा सकती। गेटिंग माय पॉइंट? अब आपसे पूछा जा सकता है इन सच सिचुएशन फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो एक्सेलरेशन नॉट पॉसिबल, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0, ऊपर नहीं चढ़ सकती। जैसे ऊपर चढ़ना शुरू करेगी ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। अब यहां ध्यान से समझो, इस केस में पूछा जा सकता है कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सुंदर कन्या एंड फ्लोर या फिर ग्राउंड, ये ग्राउंड पे खड़ी है, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब रेस्ट में है। इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स क्या है बराबर, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है ऊपर, तो नॉर्मल प्लस कौन से केस में मैक्सिमम फोर्स के केस में निकाल रहा हूं, तो एफ मैक्स, एफ मिनिमम का केस में एफ मिनिमम लेते, दैट इज इक्वल टू 500, तो नॉर्मल कितना आ गया 500 माइनस कितना 52, इस तरह से आ जाता है। कई बार पिंजड़े वाला केस होता है ऐसे, मतलब केज में इस तरह से दे दिया किसी आदमी को खड़े, इस तरह के भी क्वेश्चंस कई बार बच्चे हमसे पूछते जाते रहते हैं कि सर एक बात बताओ कितना एक्सेलरेशन से हम लोग जा सकते हैं ना, इस तरह से। और इस तरह से दे देता है, या फिर यहाँ पे वेइंग मशीन दे देता है, उसमें रीडिंग पूछ लेता है। इस टाइप का क्वेश्चंस कमिंग लेक्चर्स में करेंगे, यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ मैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा एक ही लेक्चर में ये सब। तो डिफरेंट टाइप के वैरायटीज हम लोग कमिंग लेक्चर्स में भी रखेंगे। तो मेनली हमने कुछ एरियाज पे हमने आज फोकस किया है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और काफ़ी सारे बच्चे पूछते रहते हैं 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स, राइट? तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चंस लेंगे, पहले यहाँ तक नोट करो फटाफट। ऑलरेडी ये लेक्चर बहुत लेंदी होता जा रहा है, ऐसा करते हैं हम लोग, जो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स है स्पेशली, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे उसके लिए डिमांड करते रहते हैं सर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम, मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम, कभी हमने फोर्स नीचे लगा लिया नीचे वाले ब्लॉक पे, कभी ऊपर वाले ब्लॉक पे लगा दिया, इस तरह के क्वेश्चंस। और भी यहाँ पे एनर्जी फॉर्मुलेशंस के क्वेश्चंस अब तक नहीं लिए हमने, वो भी इंपॉर्टेंट है एनर्जी फॉर्मुलेशंस के, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रिक्शन में और भी वेरिएशंस बाकी है, ठीक है, बेल्ट वाले क्वेश्चंस, तो वो भी लेंगे कमिंग लेक्चर्स में। तो ये तो पहला ही था, और तो आप देखते रहिए, और हम लोग डिफरेंट टाइप के और भी न्यूमेरिकल्स और वेरिएशंस लाते रहेंगे। आपको यदि टफ लग रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको अपने कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आपको कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम्स आए, तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ। हालांकि आपको देखो इंस्टीट्यूट के नंबर पे भी आप चैट कर सकते हो वहाँ से, लेकिन आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए यदि आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो मेरा नाम है नीरज सिंह, और आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9530102222। आप इस पे मुझे कंसल्ट कर लीजिए। ओके, गेट माय पॉइंट? तो इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, क्या आपके फीडबैक हैं, या फिर इंस्टीट्यूट से भी रिलेटेड कोई फीडबैक है तो आप मुझे देते जाइए। तो जो भी फीडबैक होगा उसको हम लोग फीड फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोग इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी फीडबैक मिल रहा है हमें उसको फीड फॉरवर्ड करने की कोशिश चालू है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से मेनली रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स आता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए और आप मुझे बताइए क्या, क्योंकि देखो मैं तो अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ले लिया, आपको 6, 7, 8 क्वेश्चन जो भी है डिफरेंट टाइप के, काफ़ी वेरिएशंस मैंने बताए। मुझे आज 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स लेना था, बट ऑलरेडी लेक्चर्स बहुत लेंदी होता जा रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना पड़ा स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन में। तो आप मुझे यदि आप बोलते जाएंगे कि आपको किस तरह से आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो मुझे भी समझ में आएगा कि मुझे आने वाले लेक्चर्स में किस तरीके के वेरिएशंस रखने हैं।
ओके, तो जल्दी लाएंगे नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द